नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष अध्ययन केंद्र पर। हम लोग तैयारी कर रहे थे आगामी परीक्षाओं की, जिसमें हम लोग शुरू किए थे जीव विज्ञान को, और जीव विज्ञान में पढ़ चुके थे हम लोग क्या, कोशिका। कोशिका के संबंध में हम लोग अध्ययन कर रहे थे, और पिछली क्लास में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ चुके थे। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग जितने तत्व हैं वो लगभग सभी के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। अगला कोशिकांग हमारा है क्या, लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना था। तो यानी लाइसोसोम, लाइसोसोम कोशिका के लिए जरूरी क्यों है, कोशिका के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है ये। कोशिका की बात करें तो लाइसोसोम यानी कोशिका यदि स्टेबल करेगा तो इसी के द्वारा ही करती। क्यों? क्योंकि कोशिका के लिए पाचन का काम करता है। तो पहले हम लोग देखेंगे क्या, लाइसोसोम की खोज किसने किया। लाइसोसोम की खोज किया डी दुबे ने। और ये करता क्या है, तो ये कार्य करता है लाइसोसोम, कोशिका में पाचन का कार्य करता है। कोशिका में पाचन की क्रिया संपन्न होती है। यदि आपसे पूछ ले कि कोशिका के किस कोशिकांग में पाचन की क्रिया संपन्न होती है, तो ये आपके लाइसोसोम में होती है। कोशिका की पाचन क्रिया संपन्न कहाँ होगी, तो ये लाइसोसोम में होती है, ये आपको बताना है। अगर बात करें लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। लाइसोसोम में आप लोगों ने देखा होगा एक एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम, लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जिसका नाम होता है क्या, हाइड्रोलैटिक एंजाइम। हाइड्रोलैटिक एंजाइम यानी इसे बोलते हैं क्या, जल अपघटनी एंजाइम। क्या बोलते हैं, जल अपघटनी एंजाइम बोलते हैं। तो पहला प्रश्न हो गया, कोशिका की लाइसोसोम की खोज किसने किया, तो डी दुबे ने किया। कोशिका में पाचन क्रिया का संपन्न कौन करता है, तो लाइसोसोम में होती है। कोशिका के किस कोशिकांग में पाचन क्रिया संपन्न होती है, तो लाइसोसोम में। लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो जल अपघटनी एंजाइम, हाइड्रोलैटिक एंजाइम पाया जाता। अगर कोशिका की बात करें तो ये क्या करता है, कोशिका और भी ये रोगाणुओं से सुरक्षा करता है। रोगाणुओं से सुरक्षा यानी लाइसोसोम क्या करता है, तो रोगाणुओं से हमें बचाता है, रोग होने से बचाता है। यानी ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट कर देता है। बैक्टीरिया व वायरस को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। यानी ये क्या करेगा, बैक्टीरिया और वायरस को मार देगा। यानी ये क्या कर लेता है, ये काम करता है कोशिका के लिए, रक्षा का काम करता है। रक्षक, कोशिका का रक्षक और भक्षक होता है यही। यानी जब कोशिकाओं का जो बैक्टीरिया और वायरस को ज्यादा खा जाएगा, मतलब खा लेगा तो रक्षा कर रहा है, और जब क्या हो जाता है कि बैक्टीरिया और वायरस को ज्यादा ही खा ले जाता है, तो ये भक्षण का कार्य करने लगता है। यानी इसीलिए क्या कहते हैं, ये रक्षक और ये भक्षक कहा जाता है। किस कोशिकांग को रक्षक और भक्षक कहा जाता है, यानी रक्षा भी करता है। यानी रक्षा करता तो इसे क्या बोल सकते हैं, कोशिका का बॉडीगार्ड। कोशिका का बॉडीगार्ड किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। और ये रक्षा, जब तक रक्षा कर रहा है तो बॉडीगार्ड, जब भक्षण करेगा तो भक्षण ज्यादा कर लेगा तो लाइसोसोम का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाएगा। तो जब लाइसोसोम का मृत्यु हो जाएगा तो इसी को ही क्या कहलाएंगे, ऑटोलेसिस। यानी जब लाइसोसोम हद से ज्यादा भक्षण कर लेगा, इन चीजों को खा लेगा तो खुद ही फट जाएगा, तो यह वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑटोलेसिस। और जब ये क्या हो जाता है, इसकी डेथ हो जाती है, यानी सुसाइड कर लेता है ये। सुसाइड यानी सुसाइड, कोशिका का सुसाइड बैग किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। या बोल दें कि कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता। या आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो
तो लाइसोसोम को ही कहा जाता है। इतने सारे प्रश्न आपके लाइसोसोम से देखने को मिलेंगे। पहला तो यही है, इसे रक्षक भक्षक कहा जाता है, कोशिका का रक्षक भक्षक कहा जाता है, कोशिका का बॉडीगार्ड कहा जाता, और जब ये ज्यादा भक्षण कर ले तो ऑटोलेसिस हो जाता, यानी क्या कर लेता, ऑटोलेसिस मतलब स्वयं ही खत्म हो जाता, यानी सुसाइड कर लेता। इसे क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग भी बोलते हैं कोशिका का, आत्मघाती थैली भी बोलते हैं, आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। किसे, तो लाइसोसोम को। लाइसोसोम की यदि बात करें, लाइसोसोम का अंदर का क्षेत्र क्या कहलाता, लाइसोसोम, लाइसोसोम के अंदर के क्षेत्र को लुमेन कहा जाता है। ये बात याद रखना दोस्तों, ये लगातार पेपरों में पूछा जा गया है, यानी रीट में ये 2 बार पेपर में पूछा गया। लाइसोसोम के अंदर का क्षेत्र क्या कहलाता, लुमेन कहलाता, और यदि आपसे बोल दिया जाए लुमेन कहलाता है, तो लुमेन क्या होता, लाइसोसोम के अंदर पाए जाने वाला क्षेत्र, यानी आंतरिक संरचना क्या होती है, लुमेन होती है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि लुमेन का पीएच मान कितना होता है, तो 4.5 से 5.0 तक होती है, यानी इसका पीएच मान कितना होता है, 4.5 से 5.0 तक। यानी ये लुमेन कैसा होगा, तो ये अम्लीय होता है, यानी ये कैसा होगा, अम्लीय होता है, अम्लीय होता। ये बात आपको याद रखनी। तो ये लाइसोसोम के संबंध में आपके फैक्ट थे। लाइसोसोम से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप लोगों से और पूछ लिया जाए कि लाइसोसोम का आकार कितना होता, यानी इनकी आकार की बात करें, लाइसोसोम के आकार की बात करें, तो ये 0.1 माइक्रोमीटर से 0.4 माइक्रोमीटर तक होते हैं। ये बात इनकी याद रखनी है। इनका आकार कितना होता है, आकार 0.1 माइक्रोमीटर से 0.4 माइक्रोमीटर होता है। और यानी आपसे यदि पूछ ले कि सबसे बड़ा आकार, सबसे बड़ा लाइसोसोम, सबसे बड़ा लाइसोसोम कितने आकार का होता है लाइसोसोम, ये बात आपको पेपर में पूछी जा चुकी है। तो 1.2 म्यू माइक्रोमीटर ये सबसे बड़ा लाइसोसोम होता है। बेसिकली इनका आकार 0.1 से 0.4 तक होता है, लेकिन सबसे बड़ा जो लाइसोसोम देखा गया वो आपका 1.2 माइक्रोमीटर में देखा गया। और यदि लाइसोसोम की बात करें, ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, यूकेरियोटिक कोशिका, यानी जिनमें 80 एस राइबोसोम होंगे, उनमें उपस्थित होता है क्या, लाइसोसोम। लाइसोसोम की यदि बात करें, यूकेरियोटिक कोशिका क्या हो गई आपकी, यानी जंतु कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका में कौन कौन सी कोशिका आती हैं, जंतु कोशिका, और दूसरी क्या, पादप कोशिका। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा गया है कि जंतु कोशिकाओं में पादप कोशिकाओं की तुलना में अधिक लाइसोसोम होते हैं, यानी पादप कोशिकाओं की तुलना में लाइसोसोम आपके जंतु कोशिकाओं में ज्यादा पाए जाते हैं। लाइसोसोम आपके यूकेरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। आपसे यदि पूछ लिया जाए लाइसोसोम के बारे में और क्या पूछ सकता है, तो लाइसोसोम से आप लोगों ने देखा होगा, लाइसोसोम से ये वाला प्रश्न आपको बहुत पूछा, लुमेन से बहुत पूछा गया है। लाइसोसोम क्या करता है, तो कोशिका में पाचन की क्रिया संपन्न कराता है, और ये क्या करता है, रोगाणुओं से रक्षा करता है, बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करने में मदद करता है। ये लाइसोसोम के प्रमुख कार्य हैं। ये बात आपको याद रखनी। लाइसोसोम को किन नामों की संख्या दी जाती है, रक्षक भक्षक कहा जाता है, कोशिका का बॉडीगार्ड कहा जाता, इसे सुसाइड बैग भी कहा जाता, आत्महत्या की थैली कहा जाता, और आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। एक पॉइंट आप लोगों ने इधर देखा होगा, ये वायरस, इधर से आप लोग थोड़ा सा याद रखो, इधर से प्रश्न पूछा जाता है वायरस से। पहला तो यही नोट बना के लिख लो, जो आपके बीच में कुछ फैक्ट होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। यानी क्या कहते हैं, वायरस को विषाणु बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विषाणु बोला जाता है। वायरस को क्या कहते हैं, विषाणु कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये तथ्य आपके पेपर में लगातार पूछे गए हैं। पहला तो यही है वायरस। वायरस की खोज किसने किया,
तो ये बात आपको बतानी है। वायरस की खोज किसने किया, तो आपको ये बताना है, ये इवानोवस्की ने किया। इवानोवस्की ने किया। वायरस की खोज किसने की, तो इवानोवस्की ने खोज किया। वायरस की खोज किसने किया, इवानोवस्की ने किया। और आप लोग से पेपर में लगातार पूछा जाता है कि वायरस का अध्ययन क्या कहलाता। वायरस का अध्ययन की यदि बात करें, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता, तो वायरोलॉजी यानी विषाणु विज्ञान कहलाता है। विषाणु विज्ञान, या क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी बोला जाता है, वायरोलॉजी कहा जाता है। वायरस को क्या कहा जाता है, वायरोलॉजी कहा जाता है। वायरस का जो अध्ययन होता है वो वायरोलॉजी कहा जाता है। यानी आपसे यदि पूछ लिया जाए वायरस किसका बना होता है, तो वायरस आप लोगों को यह भी बता दें कि वायरस किसका बना होता है, ये न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन से मिलके बना होता है। ये बात आपको याद रखनी है। वायरस किसका बना होता है, तो ये बना होता है न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलके बना होता है। ये बात आपसे बार बार पेपरों में पूछी गई है। ये क्या होते हैं, अविकल्पी परजीवी होते हैं। वायरस क्या है, अविकल्पी परजीवी है। अविकल्पी परजीवी, तो आपसे यदि पूछ ले कि अविकल्पी परजीवी कौन है, तो वायरस कहलाता है, विषाणु कहलाता है आपका अविकल्पी परजीवी। अध्ययन इवानोवस्की ने किया, सॉरी, इवानोवस्की ने खोज किया। अध्ययन विषाणु विज्ञान कहलाता है या वायरोलॉजी जो बोलते हैं। ये बने होते हैं तो न्यूक्लिक और प्रोटीन से बने होते हैं। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो वायरस से होने वाले रोग आप लोगों ने देखा होगा, वायरस से एड्स आपने देखा होगा, एड्स रोग ये वायरस से होता है। दूसरा, चेचक आपने देखा होगा, ये भी वायरस से ही होता है। यानी एड्स हो गया, चेचक हो गया, छोटी माता हो गया, छोटी माता, चिकन पॉक्स आपने सुना होगा, और यदि आपने सुना होगा तो क्या, पोलियो, और आपने सुना होगा क्या, एनसेफलाइटिस। ये है आपके वायरस से होने वाले रोग। यानी वायरस से कौन कौन रोग होते हैं, एड्स हो गया, चेचक, छोटी माता हो गया, पोलियो हो गया, एनसेफलाइटिस हो गया, और आप लोगों ने और भी सुना होगा, रेबीज भी सुना होगा, गलसुआ भी सुने होंगे, ये वायरस से ही होते हैं। एड्स हो गया, यानी कौन कौन हो गए, गलसुआ, गलसुआ भी क्या होते हैं, आपका वायरस से ही होता है। तो ये आपको याद रखनी है। वायरस के संबंध में जो फैक्ट आया बीच में तो हम लोग उधर ही अध्ययन कर लेंगे, ताकि हम लोगों को पेपर आगे आने से पहले हम लोग को डाटा एक साथ मिल जाए। हम लोग बात कर रहे थे लाइसोसोम की, जो हम लोगों ने देखे हैं, क्या लाइसोसोम के बारे में क्या क्या पूछा जाता है, तो ये बता सकते हैं। तो कौन कौन से हो गए। अच्छा, एक रोग और याद रखना, इसमें एक रोग रेबीज भी होता है। इसमें रेबीज ये बहुत पूछा जाता है। हेपेटाइटिस ये वायरस से ही होता है। हेपेटाइटिस ये वायरस से ही होते हैं। ठीक है, तो इतने रोग वायरस से होते हैं। बात हम लोग कर रहे थे लाइसोसोम की, तो ये लाइसोसोम के बारे में जितने फैक्ट लिखे हैं इस सब के सब पेपर में पूछे गए। अगला फैक्ट देखो हमारा क्या है, अगला फैक्ट है राइबोसोम। राइबोसोम, लाइसोसोम के बाद क्या है हमारा, अगला है राइबोसोम। और राइबोसोम के बारे में बात करें तो राइबोसोम कोशिका में क्या करेगा, ये राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करेगा। जब प्रोटीन में क्या हो जाए, जब कोशिका में प्रोटीन मिल जाए तो पाचन क्रिया कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा। तो हम लोग बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम से एक एक तत्व देखते हैं। पहला तो यही है, राइबोसोम की खोज किसने किया, तो राइबोसोम की खोज किया जॉर्ज पैलेड ने। जॉर्ज पैलेड ने कब किया, तो 1955 में किया। दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है, लगातार पेपरों में पूछी जाती है। और जो आपका राइबोसोम है तो ये क्या करता है, ये कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करता है।
प्रोटीन का निर्माण, या आपसे बोल दे कि क्या करेगा, तो प्रोटीन का उत्पादन करेगा, प्रोटीन का कोशिका में क्या करेगा, प्रोटीन का उत्पादन करेगा, या प्रोटीन का सबसे बढ़िया अगर शब्द मिलेगा तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का क्या होता है, संश्लेषण कर देता है। ये क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो आपसे यदि पूछ लिया जाए किस कोशिकांग में प्रोटीन का निर्माण होता है, तो राइबोसोम में। प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है, तो राइबोसोम में। यदि आपसे बोल दे प्रोटीन का संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है, तो राइबोसोम में होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ये बहुत अच्छे तरीके से पेपर में पूछा जाता है। तो इतने प्रश्न आपको याद रखना है। राइबोसोम की खोज किसने किया, जॉर्ज पैलेट ने किया 1955 में। कोशिका में क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का उत्पादन करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और ये बात याद रखना, इसका विशेष कार्य क्या हो जाएगा, इसका कार्य हो जाएगा कोशिका में मरम्मत व वृद्धि और विकास का कार्य करता है। विकास और वृद्धि का कार्य करती है ये राइबोसोम। ये बात याद रखनी है। तो यानी कोशिका में राइबोसोम क्या करेगा, कोशिका का विकास और वृद्धि का क्या करेगा, मरम्मत। यदि टूट फूट जाएंगी कोशिकाएं तो राइबोसोम उसे क्या करेगा, जोड़ देगा, बना देगा, रिप्लेस कर देगा, उनको बनाने की क्या करेगा, काम करेगा। तो ये क्या करेगा, प्रोटीन का उत्पादन कर रहा है। तो आपको ये भी पता है कि जब प्रोटीन का निर्माण होगा, तो आपको ये भी जानते हैं कि जब प्रोटीन का निर्माण होगा तो ये क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, तो एमिनो अम्लों द्वारा, एमिनो अम्ल द्वारा क्या होता है, तो इसे प्रोटीन का निर्माण होता है। निर्माण किसका करेगा, प्रोटीन का। तो कैसे करता है, ये ट्रांसलेशन विधि द्वारा करता है, ट्रांसलेशन विधि द्वारा। अगर आपसे बोल दे कि राइबोसोम एमिनो अम्लों को किस विधि द्वारा प्रोटीन में बदलता है, तो ट्रांसलेशन विधि द्वारा एमिनो अम्लों को जोड़कर प्रोटीन में बदल देता है। और आपको यह भी पता है, जब 20 एमिनो अम्लों का संयोजन हो जाएगा, 20 एमिनो अम्ल, 20 एमिनो अम्लों का संयोजन हो जाएगा, तो क्या होगा, एक प्रोटीन का निर्माण होगा। और आपको ही पता है हमारे बॉडी में 20 प्रकार के क्या होते हैं, एमिनो अम्ल पाए जाते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और प्रोटीन ही क्या करेगी, हमारी एनर्जी देगी, वृद्धि और वृद्धि कार्य करेगा, मरम्मत का कार्य करेगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, इधर क्या है, प्रोटीन के भंडार हैं, प्रोटीन का भंडार। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रोटीन के भंडार कोशिका के किस कोशिकांग में होते हैं, तो राइबोसोम में। यदि आपसे ऐसा ना मिले कोष प्रोटीन का भंडारण कहाँ होता, या भंडार लिख के आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता, तो ये राइबोसोम को कहा जाता। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों, ये राइबोसोम को क्या कहा जाता, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता। और आपको भी पता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता, तो राइबोसोम को। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राइबोसोम की फैक्ट्री, राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं केंद्रका को। राइबोसोम की फैक्ट्री, राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं किसे, केंद्रका को। ये केंद्रका केंद्रक में पाई जाती है। केंद्रक का भी केंद्र होता है जिसे केंद्रका कहा जाता है। और आपको भी पता है राइबोसोम की फैक्ट्री कहलाता है कौन, केंद्रका। और केंद्रका की खोज किसने किया था, तो केंद्रका की खोज किया था फोंटाना ने। केंद्रका की खोज किसने किया, फोंटाना ने किया। और यदि आपसे पूछ लिया जाए ये उपस्थित होता है, उपस्थित होता है तो कहां, तो उपस्थित होता है केंद्रक में, उपस्थित केंद्रक में।
केंद्रका कहाँ पाई जाती है? तो केंद्रक में पाई जाती है। केंद्रका की खोज किसने किया? फोंटाना ने। केंद्रका को क्या कहा जाता है? राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता, और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता। ये बात दोस्तों आपको याद रखनी है राइबोसोम के संबंध में। अगर आपसे पूछ लिया जाए और क्या पूछ सकता है, तो खोज के बारे में आपसे पूछ सकता है, तो इसमें क्रिया भी पूछ सकते हैं प्रोटीन का कि वृद्धि और विकास की क्रिया कहाँ होती है? तो राइबोसोम में। अगला एक फैक्ट हम लोगों ने देखा है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों। प्रोटीन से भी आपके पेपर में पूछा जाता है प्रोटीन। अगला टॉपिक हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं, इसमें प्रोटीन के बारे में भी लिख लेते हैं हम लोग। प्रोटीन के बारे में लिखते हैं, तो प्रोटीन की खोज किसने किया ये आपको बताना है। प्रोटीन की खोज करता कौन है? प्रोटीन। ये बात आपको याद रखनी, इधर से पेपर में पूछा जाता है प्रोटीन। प्रोटीन से भी बहुत अच्छे प्रश्न बनते। पहला तो यही है, खोज किसने किया? प्रोटीन की खोज किया जे मुल्डर ने। और इसका नामकरण किसने किया? प्रोटीन का नामकरण। और यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रोटीन का नामकरण किसने किया, तो ये जे जे बर्जीलियस ने किया। किसने किया? जे जे बर्जीलियस ने किया। प्रोटीन की बात करें, ये 20 एमिनो अम्लों से बनता है। 20 एमिनो अम्लों से मिलके बनता है क्या? एक प्रोटीन का निर्माण होता है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोटीन की कमी से रोग हो जाता है, तो प्रोटीन की कमी से रोग होते हैं तो एक तो कौन कौन से होते हैं? क्वासियोरकर, और दूसरा मैरस्मस। मैरस्मस, ये दो रोग आपको याद रखना। और दोनों रोग आपके कहाँ होंगे? बच्चों में होते हैं दोनों रोग। ये कहाँ होते हैं? दोनों रोग बच्चों में होते हैं। ये बच्चों में होते हैं। तो पहली बात आपको याद रखना प्रोटीन के संबंध में, तो प्रोटीन के संबंध में क्या क्या फैक्ट पढ़ लिए? प्रोटीन की खोज किसने किया? प्रोटीन का नामकरण किसने किया? कितने एमिनो अम्लों से प्रोटीन बनता है? तो 20 एमिनो अम्लों से बनता है आपका एक प्रोटीन। जब 20 एमिनो अम्लों का क्या हो जाए? ट्रांसलेशन हो जाए, तब वो एक प्रोटीन का क्या करता है? निर्माण करता। और जो क्यासियोर का रोग है बच्चों में, इसमें क्या होता है? पेट व पैर फूल जाते हैं। पैर क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, बच्चों के पैर और पेट फूल जाता है इस रोग में। दूसरा, और मैरस्मस रोग में क्या हो जाता है? कमजोर पड़ जाते हैं। अच्छा, आपको क्या सेवरकर का एक नाम और मिला होगा, एडमेटस। इसे एक नाम और दिया जाता है, एडेमेटस। एडेमेटस भी कहा जाता है इसे। क्वासियोरकर को क्या बोला जाता है? एडेमेटस बोला जाता है। ये बात आपको याद रखनी है प्रोटीन के संबंध में। प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है? तो प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर रोग हो जाता है। और दूसरा कौन सा हो जाता है? मैरस्मस रोग हो जाता है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रोटीन की मात्रा की, यदि बात किया जाए प्रोटीन की मात्रा कैसी होती है, तो 48 मिलीग्राम जब मिलेगा, 1 ग्राम में कितना आपका प्रोटीन मिलेगा? 1 ग्राम में आपको मिलता है 48 मिलीग्राम प्रोटीन की मात्रा प्राप्त होती है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता आपका सोयाबीन में। कहाँ देखने को मिलेगा? सोयाबीन में। और यदि आपसे पूछ लिया जाए मानव शरीर में सर्वाधिक प्रोटीन होता है, मानव में सर्वाधिक प्रोटीन, तो मानव शरीर में कौन सा सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? तो कोलेजन प्रोटीन मानव शरीर में सबसे ज्यादा होता है। ये फैक्ट हम लोग इस टॉपिक के साथ पढ़ते चलते हैं, क्योंकि जो शब्द आ रहा है उसको हम पढ़ते चलते हैं। नोट बना के जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं ना, उनको लिख लिया करो, क्योंकि आगे टॉपिक हो पाए ना हो पाए वो बात की बात है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे एक एक चीज को, कि जो शब्द है उसको उधर डिफाइन कर लो। देखो कोशिका पढ़ रहे थे, कोशिका में हम लोग लाइसोसोम देख लिए, राइबोसोम देख लिए। राइबोसोम के जितने तत्व थे
वो भी देख लिए। आप लोग को फायदा ये है कि इसमें जो और तत्वों को बढ़ा रहे हैं तो नोट बना के लिख लो, ये एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आप लोगों के काम में आएंगे और ये लगातार पेपरों में पूछे गए हैं। ये ऐसा नहीं है कि फालतू का कोई वो लिख रहा है, तो इसमें कोई भी डाटा फालतू का नहीं लिखा है, सबसे ज्यादा इसी में डेटा पूछा है। यदि आपसे कल के दिन पूछ लिया जाए कि प्रोटीन का सूत्र क्या होता है, दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जितना कंटेंट लिख रहा हूं तो आपको मेरी गारंटी है कहीं एक लेक्चर में मिल जाए तो बताना, इससे ज्यादा कंटेंट नहीं मिल सकता। प्रोटीन में क्या क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फास्फोरस होता है और सल्फर होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपसे प्रोटीन का सूत्र पूछ ले तो C400, H620, N100 और O120, एक फास्फोरस एक सल्फर होता है, ये जुड़ा रहते हैं, यानी 400 कार्बन और आपके 620 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 100, ऑक्सीजन 120 और फास्फोरस एक सल्फर से एक जुड़ा होता है। तो ये क्या है, ये जुड़े रहते हैं, तत्व जुड़े रहते हैं, यही प्रोटीन का क्या होता है, सूत्र होता है। ये आप लोगों ने ये पहली बार देखा होगा दोस्तों, ये प्रोटीन का सूत्र है। प्रोटीन के बारे में हम आगे वाले लेक्चर में और भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं इधर तक कोशिका की कोशिकांग देख रहे हैं, ये इधर तक बहुत सारा डेटा हम लोग ने क्या कर लिया, एक्स्ट्रा डेटा ले लिया। अगला हम लोग को कोशिकांग पढ़ना है क्या, राइबोसोम के अलावा पढ़ना है अब हमें अंतःप्रदब्बी जालिका। अगला कोशिकांग है अंतःप्रदब्बी जालिका। अंतःप्रदब्बी जालिका इसे क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कोशिका का कौन सा कोशिकांग हो, अगला कोशिकांग है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER शॉर्ट में से ER लिखते हैं, ER यानी क्या कहा जाता, अंतःप्रदब्बी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहा जाता, अंतःप्रदब्बी जालिका कहा जाता। और अंतःप्रदब्बी जालिका के बारे में हम लोग बात करें तो ये क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं अंतःप्रदब्बी जालिका के बारे में। पहला तो यही, जैसे हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं कि खोज किसने किया, तो ये खोज किसने किया ये बात आपको याद रखनी है। अंतःप्रदब्बी जालिका की खोज किसने किया, अगर खोज की बात करें तो ये पोर्टर ने किया। अंतःप्रदब्बी जालिका की खोज किसने की, पोर्टर ने किया। खोज किसने की, पोर्टर ने किया। और यदि अंतःप्रदब्बी जालिका की बात करें क्या करता है, तो आप लोग बताओ अंतःप्रदब्बी जालिका क्या करती है। अंतःप्रदब्बी जालिका कोशिका में विभाजन के समय मदद करती है। ये क्या करेगा, कोशिका विभाजन में, जैसी कोशिका का विभाजन होगा उस समय क्या होगा आपका, ये मदद करेगा और कोशिका का निर्माण में कार्य भी करेगा। यानी कोशिका विभाजन मदद करता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है। और ये क्या करता है, कोशिका में आंतरिक परिवहन का भी कार्य करता है। यानी कोशिका में क्या करता है, आंतरिक परिवहन। और ये कोशिका क्या क्या है, आंतरिक अंग भी है। क्या है कोशिका का, अंतःकंकाल भी है। यानी ये आंतरिक अंग, यानी कोशिका का अंतःकंकाल कहा जाता, अंतःकंकाल। यानी क्या करता है, पहले तो अंतःप्रदब्बी जालिका की बात करें, कोशिका में विभाजन में मदद करता है, आंतरिक परिवहन का कार्य करता है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे संज्ञा दिया जाता है किसका, कोशिका का अंतःकंकाल किसे कहा जाता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है। दोस्तों ये बात याद रखना, शॉर्ट में इसे क्या कहते हैं, ER कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका RBC में नहीं होता है, RBC में उपस्थित नहीं होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका शुक्राणुओं में नहीं होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है बहुत अच्छे तरीके से। RBC आपका कहाँ नहीं पाया जाता, तो RBC में नहीं होता है, शुक्राणुओं में नहीं होता है। और ये क्या करता है, ये परिवहन का कार्य करता है। अगर आपसे पूछ ले कोशिका में परिवहन का हिस्सा है, तो ये परिवहन का हिस्सा है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें
तो ये दो प्रकार का होता है, RER और एक होता है SER, यानी इसे क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे क्या कहा जाता, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसे कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इसे कहते हैं क्या, खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका, खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका कहा जाता है। और इसको कहते हैं क्या, चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका, अंतःप्रदब्बी। तो पहली बात आपको याद रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका दो प्रकार का होगा, एक तो खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका और दूसरा क्या होता है आपकी चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो हो गया RER, SER, और जो आपकी खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका होती है, इसी खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका में क्या होता है, एमिनो अम्ल बिखरे रहते हैं। इसी में क्या होता है, एमिनो अम्ल बिखरे रहते हैं। इसमें क्या होता है, एमिनो अम्ल। और जब 20 एमिनो अम्लों का क्या हो जाए, 20 एमिनो अम्लों का संयोजन हो जाए तो निर्माण कर लेते हैं वो किसका, तो यानी जब इनका संयोजन हो जाएगा, जब 20 एमिनो अम्ल मिल जाएंगे तो निर्माण कर लेंगे प्रोटीन का उत्पादन, प्रोटीन का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, प्रोटीन को बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, प्रोटीन को बनाएंगे। तो अगर आपसे पूछ लेगा कि खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका में निर्माण किसका होता, तो प्रोटीन का निर्माण होता, और ये जो प्रोटीन का निर्माण होता यही जोड़ देगा किसको, ये राइबोसोम को जोड़ देगा। तो आप लोगों को ये भी पता है कि राइबोसोम क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री से। तो दोस्तों आपको ये भी प्रश्न आपको याद रखना, राइबोसोम किससे जुड़ा होता है, तो राइबोसोम अंतःप्रदब्बी जालिका से जुड़ा होता है। क्यों, क्योंकि जो आपकी RER अंतःप्रदब्बी जालिका है, उधर एमिनो अम्लों के द्वारा क्या होता है, एक प्रोटीन का निर्माण होता है। जब प्रोटीन का निर्माण होगा तो वो क्या करेगा, वही चीजें जोड़ेगा किसको, RBC को भेजेगा। तो आपसे यदि पूछ ले भविष्य में कभी पेपर में आ जाए तो अंतःप्रदब्बी जालिका से जुड़ा रहता है क्या, राइबोसोम जुड़ा रहता है। ये कोशिका का अगला कोशिकांग है। हम लोग कोशिका का एक कोशिकांग और देखेंगे। तो चालू कर दो ये बात आपको। और यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए अंतःप्रदब्बी जालिका एकल झिल्ली होती है, एकल झिल्ली है क्या, अंतःप्रदब्बी जालिका, ये बात याद रखना है। कार्य क्या हो गए, इसका हो गया कोशिका विभाजन में मदद करता। यदि आपसे पूछ ले एक कार्य और है तो लिपिड व ये कोलेस्ट्रॉल का क्या करता है, लिपिड व कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करता है। ये लिपिड व कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करता है। तो आप लोगों ने दो तरीके से देखा, RER में आपका प्रोटीन का निर्माण हो रहा है और SER में आपके लिपिड व जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है, तो इसका निर्माण कहां होगा, तो SER में होगा। लिपिड व कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण कहां होगा, चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका में होगा। ये कोशिकांग था हमारा अंतःप्रदब्बी कोशिका के बारे में। अगला कोशिकांग हम लोग देखते हैं क्या, कोशिका का अगला कोशिकांग हम लोग को देखना है गोल्जी काय, यानी क्या देखना है हम लोग को, कोशिका का अगला कोशिकांग है गोल्जी काय, यानी इसे क्या कहा जाता, गोल्जी बॉडी कहा जाता, गोल्जी बॉडी कहा जाता। क्या कहा जाता, गोल्जी बॉडी कहा जाता। और यदि आपसे बात कर लिया जाए गोल्जी काय की खोज, गोल्जी काय की खोज किसने किया, तो ये आप लोगों को आंसर में देना है क्या, कैमिलो गोल्जी ने। किसने किया, कैमिलो गोल्जी ने इसका खोज किया, कैमिलो
गोल्जी ने खोज किया। और ये आपको पता है कि कहाँ उपस्थित होता है, तो कोशिका में ये कहाँ उपस्थित होगा, ये नाभिक के पास उपस्थित होता है। ये कहाँ उपस्थित होता है, तो ये बात भी आपको याद रखना, नाभिक के पास उपस्थित होता है। यानी नाभिक के पास उपस्थित होता है, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, पेरी न्यूक्लियर भी कहा जाता है। पेरी न्यूक्लियर भी कहा जाता है नाभिक के पास उपस्थित होने के कारण। और ये कहाँ पाया जाता, तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता। और आपको यदि बता दें गोल्जी काय के बारे में, ये 5 से 8 कप आकार की श्रृंखला रहती है। 5 से 8 कप आकार की श्रृंखला, यानी क्या होती, गोल्जी काय में 5 से 8 कप के एक श्रृंखला रहेगी, जिसे क्या कहा जाता, सिस्टर्न कहा जाता। ये बात आपको याद रखनी, सिस्टर्न क्या है, गोल्जी काय में 5 से 8 जो कप की एक श्रृंखला होती है वो क्या कहलाती है, सिस्टर्न कहलाती है। ये बात भी आपको याद रखनी। और सिस्टर्न की बात करें तो सिस्टर्न स्तनधारियों में कितनी होती है, ये 40 से 100 स्टैक रहते हैं। ये बात आपको भी याद रखनी, अगर पूछ लिया जाए, इतना डीपली तो नहीं जाएगा मेरे ख्याल से। पहले आपसे सिस्टर्न पूछ सकता है, सिस्टर्न किससे संबंधित है, तो गोल्जी काय से। गोल्जी काय की खोज किसने किया, कैमिलो गोल्जी ने किया। ये किसके पास उपस्थित होता है, तो नाभिक के पास उपस्थित होता है। सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, कोशिका का कौन सा कोशिकांग केंद्रक के पास या नाभिक के पास उपस्थित होता है, तो क्या कौन सा है, तो गोल्जी काय। इसे क्या कहा जाता है, तो पेरी न्यूक्लियर कहा जाता है। ये क्या करेगा, ये प्रोटीन और लिपिड को संशोधित करता है। ये क्या कार्य करेगा, प्रोटीन व लिपिड को संशोधित करता है। क्या करेगा, प्रोटीन और लिपिड को क्या करेगा, संशोधित करेगा। ये बात आपको याद रखनी है, प्रोटीन और लिपिड के अणुओं को क्या करेगा, संशोधित करेगा। इसे क्या कहा जाता है, तो कोशिका का बिचौलिया कहा जाता है। इसे कोशिका का बिचौलिया कहा जाता है। कोशिका का बिचौलिया कहा जाता है। और यदि आपसे बोल दिया जाए कोशिका का ट्रैफिक पुलिस के किसे कहा जाता है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, तो आपका गोल्जी काय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, गोल्जी बॉडी को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। यदि आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाता है कोशिका के किस कोशिकांग को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, तो गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। और आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा, जो शुक्राणु रहता, शुक्राणु का एक्रोसोम, यानी शुक्राणु का जो आगे वाला भाग होता है वो किसका बना होता है, गोल्जी काय का बना होता है। शुक्राणु का एक्रोसोम बना होता है, यानी एक्रोसोम किसका बना होता है, तो गोल्जी काय का बना होता है। और अंडे में आप लोगों ने जो सफेद पीतक भाग देखा होगा वो भी गोल्जी काय का बना होता है। अंडे का पीला पीतक भाग गोल्जी बॉडी का बना होता है, गोल्जी बॉडी का बना होता है, यानी गोल्जी काय का बना होता है। ये बात आपको याद रखनी है गोल्जी काय के संबंध में। शुक्राणु का एक्रोसोम जो आगे वाला भाग रहता है, यानी आगे वाला शुक्राणु ऐसे रहेगा, तो ये जो आगे वाला भाग है, ये आगे वाला भाग क्या होता है, एक्रोसोम कहलाता है। और ये एक्रोसोम आपका किसका बना होता है, तो आपका गोल्जी बॉडी का बना रहता है। अंडे का जो पीला भाग रहता है जिसे पीतक कहा जाता, वो भी किसका बना होता है, तो गोल्जी काय का बना होता है। और आप लोगों को एक प्रश्न और याद रखनी है, गोल्जी काय क्या करता, ये पदार्थों की पैकेजिंग का काम भी करता है। पदार्थों की पैकेजिंग, यानी पैकिंग का काम करता है क्या, कौन,
गोल्जी काय। तो ये बात आपको गोल्जी काय के संबंध में याद रखनी है। क्या क्या? तो इसने कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज किया। नाभिक के पास उपस्थित होने के कारण इसे न्यूक्लियर कहा जाता है। यह यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता। 5 से 8 कप की श्रृंखला देखने को मिलेगी, जिसे क्या कहते हैं? सिस्टन कहते हैं। प्रोटीन और लिपिड को संशोधित करता तो कौन करता? ये करेगा गोल्जी बॉडी। कोशिका का बिचौलिया किसे कहते हैं? गोल्जी काय को कहते हैं। कोशिका का ट्रेपेकुलस किसे कहते हैं? गोल्जी काय को। शुक्राणु का एक्रोसोम बना होता है तो किसका बना होता है? गोल्जी काय का। अंडे का पीतक भाग बना होता है तो गोल्जी काय का। पदार्थों की पैकेजिंग का कार्य कौन करता है? तो भी गोल्जी काय करता है। और इसके बाद हम लोग आज का अंतिम कोशिकांग लिखेंगे। 4-5 कोशिकांग और बचे हैं, उनको अगली क्लास में पढ़ेंगे। यकीन मानिए इतना जो कंटेंट आप लोगों को मिल रहा है, भरोसा अगर जरा सा भी होगा आप लोगों को तो एक लेक्चर में कहीं मिल जाए, एक जगह मिल जाए तो बताना, कमेंट करके बताना आप लोगों को मिल जाए। इससे ज्यादा कंटेंट आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। और मेरा आशा यही है आप लोगों से, यही है, मैं वादा करता हूं कि अगर पेपर में कहीं से भी आता तो इधर से ना मिले देखने को तो कहना। तो बात आपको याद रखना। हम लोग बात करें गोल्जी काय के अगला कोशिकांग की बात करें तो रिक्तिका। रिक्तिका इसे क्या कहा जाता? वैक्यूल कहा जाता। क्या कहा जाता? वैक्यूल कहा जाता। ये प्रश्न हम लोगों को देखना है, यानी इस कोशिकांग के बारे में हम लोग को देखना है, रिक्तिका के बारे में देखना है। रिक्तिका क्या होती है? हम लोग बात कर रहे थे रिक्तिका की, तो वही जो हम लोग लगातार देख रहे हैं, इसका खोज किसने किया? रिक्तिका की खोज किसने किया? तो रिक्तिका की खोज किया एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने खोज किया किसका? रिक्तिका की। और यदि आपसे पूछ ले कि रिक्तिका का नामकरण किसने किया, तो ये बात आपको याद रखना, डोजार्डन ने। डोजार्डन डोजार्डन ने क्या किया? रिक्तिका का नामकरण किया। और आपको ये भी पता है रिक्तिका को क्या कहा जाता है? रिक्तिका को रसधानी भी कहा जाता। रसधानी क्यों कहा जाता? इसलिए आपको ये बात याद रखनी है, रसधानी इसलिए कहा जाता क्योंकि इसमें कोशिका रस रहता है। इसमें उपस्थित क्या होता है? कोशिका रस। कोशिका रस उपस्थित होता है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता? रसधानी कहा जाता। वैक्यूल एक नाम मिल गया, दूसरा नाम मिल गया आपका रिक्तिका, तीसरा नाम क्या मिल गया? रसधानी मिल गया। और जहां आप लोगों को देखने को एक प्रश्न और मिलेगा कि इसका एक नाम और देखने को मिलेगा, वो क्या होगा? जहां पे कोशिका रस होता है उसे क्या कहा एक वैज्ञानिक ने? टोनोप्लास्ट कहा। टोनोप्लास्ट। तो रसधानी के इतने नाम मिल गए, वैक्यूल के इतने नाम मिल गए। रिक्तिका, वैक्यूल, टोनोप्लास्ट और रसधानी, ये क्या है? आपके रिक्तिका के नाम है। और रिक्त जो आप लोगों ने सुना होगा डी ब्रीज का नाम है। डी ब्रीज, ये डी ब्रीज नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने सर्च किया कि कोशिका रस जहां पाया जाता है वो क्या है? टोनोप्लास्ट है। उसका रस को टोनोप्लास्ट कहा। टोनोप्लास्ट की बात करें तो एक कोश का रस उपस्थित होता है आपका रिक्तिका में। जहां पे कोश का रस उपस्थित होता है उसे रसदानी कहते हैं, और जहां पे कोश का रस होता है उसे टोनोप्लास्ट कहा। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसमें कैसी झिल्ली होती है? तो ये एकल झिल्ली होती है। एकल झिल्ली। रिक्तिका में भी कैसी झिल्ली होती है? तो एकल झिल्ली होती है। ये बात आपको याद रखनी है। कैसी झिल्ली होती है? एकल झिल्ली होती है। कोशिका में ये जल का संतुलन करता है, यानी कोशिका में एक कार्य क्या है इसका? जल का संतुलन। जल का संतुलन कौन करता है? तो रिक्तिका करती है। तो कोशिका, यानी कोशिका में कैसा कोशिकांग है? तो एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है। एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने रिक्तिका की खोज किया, नामकरण डोजार्डन ने किया। कोशिका रस उपस्थित होता है रिक्तिका में। कोशिका रिक्तिका के जो नाम मिले वो रसधानी मिला और टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट नाम किसने दिया रिक्तिका को? तो डी ब्रिज ने नाम दिया। ये बात आपको याद रखनी है। कोशिका
और यदि आपसे पूछ लिया जल का संतुलन करना है तो ये कोशिका की वृद्धि और विकास के लिए भी मदद करता। कोशिका की वृद्धि व विकास में मदद करता है। ये बात आपको याद रखनी है। मदद कौन करेगा? तो रिक्तिका करेगा। आपको यदि आपसे पूछ लिया जाए और ये क्या करेगा, तो अपशिष्ट उत्पादों को भी अलग करता है। यानी जो गंदे पदार्थ होते हैं रिक्तिका उसे क्या कर देता है, कोशिका से बाहर कर देता है। यानी अपशिष्ट पदार्थों को अलग करता है। कौन कोशिकांग? यानी कोशिका का कौन सा कोशिकांग जो अपशिष्ट पदार्थों को क्या कर देता है, अलग कर देता है, तो वो रिक्तिका है। रिक्तिका से क्या क्या प्रश्न बनेंगे हम लोगों ने देख लिए हैं। एक प्रश्न और आपसे पूछ लिया जाए कि पादप कोशिका में स्फीति और कठोरता प्रदान भी यही करता है। यानी पादपों में स्फीति व कठोरता कौन प्रदान करता है, तो यही प्रदान करता है। कौन? तो रिक्तिका ही प्रदान करती है। यानी पादपों जो पेड़ पौधे रहते हैं उनमें मुलायम या कठोरतापन का जो गुण रहता है, तो कौन गुण प्रदान करता है, तो ये गुण प्रदान करता है आपका रिक्तिका। ये रिक्तिका के संबंध में आपको याद रखना क्या क्या हो गया। रिक्तिका की खोज एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने, नामकरण डुचार्डिन ने। रिक्तिका में कोश का रस पाया जाता है जिसे रसदानी कहा। और यदि एक नाम और मिले, टोनोप्लास्ट भी क्या कहा, किसे कहा जाता है, तो रिक्तिका को कहा जाता है। रिक्तिका एकल झिल्ली है। रिक्तिका क्या करती है, जल का संतुलन का कार्य करती है। जल का संतुलन का कार्य कौन करती है, तो रिक्तिका करती है। कोशिका में वृद्धि और विकास के लिए मदद कौन करता है, तो रिक्तिका करती है। पादपों में स्फीति और कठोरता प्रदान कौन करता है, तो ये रिक्तिका ही करती है दोस्तों। और यदि बात किया जाए अपशिष्ट पदार्थों को अलग कौन करता है, तो रिक्तिका ही करती है। ये बात हम लोगों ने कोशिका के कोशिकांकों में देखी। अब 2 से 3 कोशिकांक और बचे, इन लोगों को हम आगे वाली कक्षा में पढ़ेंगे। और आप लोगों ने जितना भी कंटेंट देखा, मेरा विश्वास है, मेरा वादा है, आप लोगों से इतना कंटेंट आप लोगों को नहीं मिलेगा। आप लोग लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। आप लोग भी कंटिन्यू रहिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप लोगों को हर एग्जाम के लिए आपको इधर से डाटा मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।